हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन चैप्टर के बारे में। तो दोस्तों, आज हम लोग मोशन चैप्टर पढ़ेंगे और मोशन चैप्टर क्लास 9th का। क्लास 9th का आज हम मोशन चैप्टर पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमें मोशन चैप्टर में कौन सी चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहले हमें मोशन में पढ़ना है पोजीशन के बारे में, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन। अगर हमें पोजीशन पता है और पोजीशन में चेंज पता है तो इससे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे मेरे दोस्तों। अगर पोजीशन में चेंज होगा तभी मोशन होगा, और चेंज करेंगे तो बहुत सारे हमें क्वांटिटीज मिलेंगी। तो पोजीशन के बाद हमें पढ़ना है चेंज इन पोजीशन के बारे में मेरे दोस्त। तो चेंज इन पोजीशन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा डिस्टेंस, और डिस्टेंस के बाद हमें मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, यानी हमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्पीड के बारे में। स्पीड जैसे हम लोग, जैसे बाइक का जैसे एक्सेलरेटर हटता है तो सट से में हमारी बाइक एकदम तेजी में भागती है, उसी स्पीड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्पीड के साथ साथ हम यहाँ पे एवरेज स्पीड के बारे में डिस्कस करेंगे मेरे भाई। तो भाई और बहनों, हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं अब वेलोसिटी के बारे में। तो ये वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। तो ये एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होगा, तो हम पहले स्पीड और जब वेलोसिटी के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे तो उसी टाइम पे हमारा मोशन डिफाइन होगा टू टर्म्स में। एक जो आएगा उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन, इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन, यानी एक जो होगा वो यूनिफॉर्म मोशन होगा और दूसरा होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन द लैंग्वेज ऑफ अमरीश पुरी। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन और मोशन के बारे में जब हम पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एक्सेलरेशन में भी दो टाइप्स के एक्सेलरेशन आता है मेरे भाइयों। पहला आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंड दूसरा आता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हमें बस डिस्कस करना है मेरे भाइयों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मेरे लालू लालियो। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में हम बस पढ़ेंगे, जिसमें जो एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद अब जैसे ही हमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन मिलेगा उसके बाद हमें डिस्कस करना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। इक्वेशन ऑफ मोशन, और इक्वेशन ऑफ मोशन में जो हमारा पहला होगा वो हो जाएगा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी मेरे दोस्तों। दूसरा हो जाएगा हमारा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड जो थर्ड होगा हमारा वो हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन तीन इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है, और जब हम इन तीन इक्वेशंस के बारे में पढ़ रहे होंगे तो इसके प्रूफ के भी बारे में हमें डिस्कस करना होगा, इसका प्रूफ पढ़ना होगा। और प्रूफ हमें दो टाइप्स के इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला होगा बाय डेफिनेशन, हम इसका प्रूफ फाइंड करेंगे बाय डेफिनेशन, यानी इसके डेफिनेशन के बेसिस पे। दूसरा जो होगा हमें ग्राफ के बेसिस पे, ग्राफिकल मेथड का हमें यूज करना पड़ेगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसमें कुछ ग्राफ्स के बारे में मेरे दोस्तों, और वो ग्राफ्स कौन कौन से होंगे। पहला होगा पोजीशन टाइम ग्राफ, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम ग्राफ हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी हम डिस्कस करेंगे। तीसरा हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो ये सब जो टॉपिक्स हमें पढ़ने होंगे। तीसरा हमें स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ना होगा। जी हाँ दोस्तों, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हमें पढ़ना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसके बाद हमें डिस्कस करना है सिक्स्थ ग्राफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो ये सब हमें चीज़ें इस चैप्टर में कवर करनी है। उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो हो जाएगा सर्कुलर मोशन,
सर्कुलर मोशन के बारे में, और इस सर्कुलर मोशन में भी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। उसी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था फिजिकल क्वांटिटी का टाइप्स, जो कि हमने मैग्नीट्यूड के बेसिस पे फाइंड किया था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन के बेसिस पे जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है वो कितने टाइप्स की होती है। तो ये होती है डायरेक्शन के बेसिस पे दो टाइप्स की। एक होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, तो ये वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन के बेसिस पे होती है। तो हम स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं? दोज फिजिकल क्वांटिटी, यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड हो, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें बस मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की नहीं। तो इस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, यानी दोज फिजिकल क्वांटिटी विच नीड, यानी जिसको जरूरत होती है विच नीड टू रिप्रेजेंट, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें नीड होती है किसकी? ओनली मैग्नीट्यूड, नॉट डायरेक्शन। हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। इज नॉन एज, इसको हम कहते हैं इज नॉन एज स्केलर क्वांटिटी। वो स्केलर क्वांटिटी में आती है। जैसे कि पहला, अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को, इसका एग्जांपल अगर हम ले लें, तो अगर हमें किसी भी कोई भी पर्सन है, अगर कितना डिस्टेंस वो कवर किया है ये हमें बताना है, तो उसके लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए जो डिस्टेंस है वो क्या होता है? ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। जैसे कि सपोज करो कि हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, तो हम इधर से भी जाएंगे तो मेजर्ड पाथ का, यानी पाथ का जो लेंथ हम लोग मेजर कर रहे हैं उसी को डिस्टेंस कहेंगे। ए से बी तक जा रहे हैं, तब भी यहाँ से यहाँ तक गए तो पाथ का जो लेंथ है उसको भी हम डिस्टेंस कहेंगे। और यहाँ से हम ऐसे गए ऐसे, तो यहाँ से भी जब अगर हम जा रहे हैं तो इस पाथ के लेंथ को भी हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस। तो इसको ट्रेवल करने के लिए हमें किसी भी ये जो डायरेक्शन है उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है। बस इसको हम कहेंगे कि अगर ये 1 किलोमीटर है तो इसको 1 किलोमीटर कह देंगे, ये अगर 2 किलोमीटर है तो 2 किलोमीटर, ये अगर 5 किलोमीटर पड़ रहा है तो इसको कहेंगे कि 5 किलोमीटर। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस का हमें बस मैग्नीट्यूड से ज़रूरत होती है, हमें उसकी डायरेक्शन के लिए कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसी तरह से डिस्टेंस के बाद जो हमारा स्पीड है, स्पीड भी हमारा एक स्केलर क्वांटिटी होता है। इसको भी हमें रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की नहीं। इसलिए स्पीड को भी हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। इसी तरह से हमारी डेंसिटी आ गई, डेंसिटी भी स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह से अदर बहुत सारी हमारे पास बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी है जो कि स्केलर में आती है, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि एरिया हो गया किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम हो गया, ठीक। तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम को हमें फाइंड करने के लिए हमें किसी भी वेक्टर यानी किसी भी हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अब आते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी में। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच नीड टू रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, क्या कहेंगे दोस्तों? मैग्नीट्यूड एज वेल एज, यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी, उसको हम कहेंगे इज नॉन एज
नॉन एज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल क्या हो सकता है मेरे लालो और लालियो? वेक्टर क्वांटिटी जिसमें हमें उसका मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और उसका डायरेक्शन भी होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो क्या है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे कि हम यहाँ पे फोर्स की बात कर रहे हैं, अगर हमें इस पर फोर्स लगाना होगा तो इस डायरेक्शन में हम पंच करेंगे। अगर हमें इसको खींचना होगा तो हम इसको इस डायरेक्शन में खींचेंगे फोर्स लगाकर। तो अगर कोई कहेगा कि इस बोर्ड को इस तरफ खींचो, तो खींचने के लिए कहेगा तो हम इसको इधर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। उस डायरेक्शन में लगाएंगे तो वो खींचना नहीं कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, उसको दबाना कहा जाएगा। तो इसीलिए फोर्स एक क्या होगी यहाँ पे फोर्स जो होगी वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि इसको हमें रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। इसीलिए फोर्स एक हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। इस तरह से डिस्प्लेसमेंट, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी, वेलोसिटी भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो दोस्तों हमने यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस कर लिया, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, और अब हम डिस्कस करेंगे अब पोजीशन के बारे में। तो ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी का हो गया द इंड। अब हम यहाँ पे पोजीशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे पोजीशन, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा पास एक एक्स एक्सिस है और दूसरा है वाई एक्सिस, और ये हमारा है ओरिजिन। तो अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट P रख लिए तो इस पॉइंट P तक हमें जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस पे सपोज करो कि 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ा या 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ा, और इसी पॉइंट पे P तक पहुँचने के लिए पहले हमें x डायरेक्शन में जाना पड़ा, फिर y डायरेक्शन में सपोज करो कि 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ा। तब हमें यहाँ पे इसका पोजीशन मिला 5,6 पे हमें इसका लोकेशन मिला। इसका क्या मिला, लोकेशन। और लोकेशन को हमें पता करने के लिए हमने किसका यूज किया है, ओरिजिन का। तो ओरिजिन से इस पॉइंट P का जो लोकेशन जब हम फाइंड करते हैं तो पॉइंट P के लोकेशन को ही हम क्या कहते हैं, पोजीशन। यहाँ पे कहेंगे लोकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और पॉइंट इन द स्पेस, है ना, और प्लेन, किसी भी प्लेन या स्पेस पे किसी भी ऑब्जेक्ट का जो लोकेशन है उसको ही हम कहते हैं इज कॉल्ड पोजीशन, इज कॉल्ड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इज कॉल्ड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमें पोजीशन पता करना है तो पोजीशन का मतलब होता है उस ऑब्जेक्ट का इस स्पेस में पोजीशन कहाँ है। और किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन फाइंड करने के लिए हमें एक रिफरेंस पॉइंट चाहिए, रिफरेंस पॉइंट। अगर हमारे पास रिफरेंस पॉइंट नहीं होगा तो हम पोजीशन को मेजर नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे रेफरेंस पॉइंट होगा तो हम इसका पोजीशन मेजर कर पाएंगे। सपोज करो कि इसी को अगर हम इसी रेफरेंस पॉइंट को यहाँ पे ना लेकर के हम इस रेफरेंस पॉइंट को यहाँ पे ले लिए होते इस पॉइंट पे, तो अब हमारा जो डिस्टेंस होता है यहाँ से 3 सेंटीमीटर और यहाँ से ये हो जाता हमारा, ये भी सपोज करो कि 3 सेंटीमीटर हो जाता। तो इस केस में इसका जो पोजीशन यानी लोकेशन होता है वो 3,3 आ जाता है, यानी x एक्सिस पे 3, y एक्सिस पे 3। तो जैसे जैसे हम रेफरेंस पॉइंट का, इस रेफरेंस पॉइंट का अगर हम लोकेशन चेंज करेंगे, इसका जगह चेंज करेंगे, तो पोजीशन भी क्या होता जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन यानी पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस पॉइंट, इस पे रेफरेंस पॉइंट। ठीक, तो इस रेफरेंस पॉइंट, इसको हम ओरिजिन को कहेंगे यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट, ये भी यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट होगा।
ठीक, तो पोजीशन को हमें अगर मेजर करना है तो उस केस में हमें रेफरेंस पॉइंट को जानना जरूरी है। अगर नहीं जानेंगे तो ये हमें नहीं आएगा। ठीक, तो ये हमने अब पोजीशन के बारे में डिस्कस कर दिया मेरे दोस्तों। अब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे डिस्टेंस के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? तो डिस्टेंस, जैसे कि यहाँ पे हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का हमें डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ से आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा। यानी यहाँ से यहाँ तक अगर सपोज करो कि 1 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक सी से डी तक सपोज करो कि यहाँ पे 2 मीटर, यहाँ पे 3 मीटर, ये हो जाएगा। तो उस केस में टोटल लेंथ ऑफ दिस पाथ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 5 मीटर। यानी इसका जो डिस्टेंस होगा ए टू बी, ये कितने के इक्वल हो जाएगा? 5 मीटर के इक्वल हो जाएगा। तो इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है कि द डिस्टेंस ऑफ एनी बॉडी या द डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी बॉडी इज, उसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि द डिस्टेंस ऐसे डिफाइन करेंगे, द पाथ लेंथ। यानी इस पाथ यहाँ से ए और बी के बीच का जो पाथ का लेंथ है, अगर हम उसको कवर कर रहे हैं तो उसी को हम कहेंगे डिस्टेंस। द पाथ लेंथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स। यानी 2 पॉइंट्स के बीच में जो पाथ लेंथ कवर किया जा रहा है, उसी पाथ लेंथ को हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का क्या फाइंड कर लिया? डिस्टेंस। अब डिस्टेंस को हम लोग मेजर भी कर सकते हैं। तो पहला ये है कि डिस्टेंस इज मेजर्ड इन, इसमें मीटर में हम मेजर करते हैं। कभी भी अगर हमें डिस्टेंस को मेजर करना होगा तो मीटर में करेंगे। दूसरा, इसमें डिस्टेंस जो होगी, देखो हमने यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी को हमने मेजर कर दिया। मेजर के बाद अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो इसका डायरेक्शन तो होता नहीं है, तो डिस्टेंस का डायरेक्शन नहीं होता है, तो ये क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो हम डिस्टेंस को क्या कहेंगे? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। थर्ड, ये जो हमारा डिस्टेंस है किसी भी मूविंग बॉडी के लिए ये कभी भी जीरो नहीं होता है। तो डिस्टेंस इज नेवर जीरो और निगेटिव, इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ए मूविंग बॉडी। किसी भी मूविंग बॉडी के लिए इसका जो वैल्यू होगा वो कभी भी जीरो और निगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। फोर्थ जो है इसमें कि डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू, यानी जो हमारा डिस्टेंस है वो हमेशा बड़ा या बराबर होगा किसके? डिस्प्लेसमेंट के। यानी डिस्प्लेसमेंट से ये हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन छोटा कभी भी नहीं होगा। ये दोस्तों हमेशा ध्यान रखना। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा बड़ा होगा और बराबर होगा किसके? डिस्प्लेसमेंट के। और इसमें जब हम डिस्टेंस में इस डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड करेंगे, यानी दोनों तरफ अगर हम डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड कर दें, इधर भी डिस्प्लेसमेंट से और इधर भी डिस्प्लेसमेंट से अगर हम डिवाइड कर दें, तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है ये ग्रेटर आर इक्वल, इसको तो ये कैंसिल कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज बी ग्रेटर आर इक्वल्स टू 1। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है।
डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम यहाँ पे अब समझेंगे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है, कैसे ये होता है। तो जब देखिए दोस्तों, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन होता है वो होता है कि द शॉर्टेस्ट, इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी दो पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसी को हम कहते हैं इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी दो पॉइंट जैसे कि ए और सी, हमारे पास एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है सी, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का अगर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें मिनिमम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो अगर हम ए टू डी और डी टू सी अगर जा रहे हैं तो ये भी जो डिस्टेंस होगा वो मैक्सिमम होगा। अगर हम ए टू बी और बी टू सी जा रहे हैं इस स्क्वायर में तो ये भी डिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा ही होगा। लेकिन अगर हमें ए टू सी मिनिमम डिस्टेंस कवर करना है तो उसके लिए हमें इसके डायगोनली जाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो ये जो डायरेक्शन होगा, ये जो हमारा डिस्टेंस होगा वो मिनिमम होगा। तो मिनिमम डिस्टेंस कवर करने के लिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करने के लिए हमें इसके डायगोनली जाना पड़ रहा है, और डायगोनली जाएंगे तो हमें एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। अगर हम ऐसे करके जाएंगे इसके पास तो ये भी ज़्यादा हो जाएगा, ये भी मैक्सिमम होगा इससे, और इधर से अगर जाएंगे तो ये भी ज़्यादा होगा। लेकिन सबसे छोटा जो होगा यही ना डिस्टेंस होगा। तो इस डिस्टेंस तक जाने के लिए हमें एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है, और पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाना पड़ेगा इसका मतलब इसका तो लेंथ कुछ है। सपोज करो कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है और इसका कोई डायरेक्शन है तो ये सेंटीमीटर हमारा हो गया मैग्नीट्यूड। ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। और इसका पार्टिकुलर डायरेक्शन, इसका मतलब डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ी इसको बताने के लिए। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, इसका मतलब ये कौन सी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अब देखिए दोस्तों, ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है ये डिस्टेंस से छोटा क्यों होता है। तो यहीं पे सबसे पहले ही बता दिया गया है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो डिस्टेंस होगा वो कम से कम रहेगा, तभी हम इसको क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और अगर ये कम से कम डिस्टेंस नहीं रहेगा तो हम उसको कहेंगे कि वो डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारा डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट के। ठीक, तो ये यहाँ से बात क्लियर हो गई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच की। तो चलिए हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं मेरे दोस्तों। तो पहला प्रॉपर्टी था इसका कि डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और दोस्तों ये भी लेंथ को ही ना मेजर कर रही है, तो लेंथ को ही मेजर कर रही है, इसका मतलब इसका भी यूनिट होगा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। इसको भी हम मीटर में ही मेजर करेंगे। ठीक, अब देखिए दोस्तों, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे कि सपोज कीजिए कि हमें ए से बी और बी से फिर सी और सी से फिर हमें बी पे आना है। यानी हम पहले ए से बी पर गए, फिर बी टू सी गए और फिर सी टू बी आ रहे हैं। तो हम कहते हैं कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये सपोज कीजिए, पहले हम यहाँ पे ऐसा सपोज कर लेते हैं कि मान लीजिए कि हमें यहाँ पे हमारे पास 4 पॉइंट है। एक है यहाँ पे हमारा ए, ये बी, इधर बी ले लेते हैं बी, और ये सी, और यहाँ पे हमारा डी है। डी से सी के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, सी से ए का डिस्टेंस 2 मीटर है, फिर ए से बी का डिस्टेंस 3 मीटर है। ठीक, ऐसे हमने डिस्टेंस ले लिया। सबसे पहले हम गए हैं यहाँ पे ए टू बी, तो ए से बी हम गए हैं, फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे बी टू ए, और फिर बी टू ए आने के बाद हम इधर आ जाते हैं सी पे, नहीं डी पे आ जाते हैं।
तो इस केस में हमने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? अगर कोई पूछे कि हम पहले A to B गए हैं, फिर B to A आए हैं, A to C गए हैं, A to डायरेक्ट D आए हैं, तो A to डायरेक्ट D आए हैं, तो जब हम D पे पहुंचे हैं तो A से इस फाइनल पॉइंट, यानी यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, इसको ऐसे भी कह सकते हैं इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इसको ऐसे डिफाइन करेंगे तो ये और अच्छा रहेगा। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया। अब देखो हम जब ये डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो उस केस में हम लोग डायरेक्शन को भी लेते हैं। तो सबसे पहले हम A to B गए हैं, तो A to B का जो डायरेक्शन होगा, यानी इस लेफ्ट से राइट का जो डायरेक्शन होगा, हम इसको सपोज कर लेंगे लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट से जब हम राइट जा रहे हैं तो इस डायरेक्शन को हम सपोज कर लेंगे कि ये क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर हम A to B गए हैं तो +3 मीटर का हमने डिस्टेंस कवर किया। फिर B to C आ रहे हैं तो हमारा डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट हो गया, यानी अब हमारा अपोजिट डायरेक्शन हो गया, इसलिए अब हम यहाँ पे माइनस लेंगे और ये हो जाएगा -3 मीटर। फिर A to हम D जा रहे हैं, तो A to D जा रहे हैं तो पहले वाले के हम अपोजिट डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, इसलिए फिर हम इसको क्या ले लेंगे, माइनस। तो A to जब D जा रहे हैं तो ये 1 और 2 कितना हो गया, 3, ये 3 मीटर। तो इससे ये कैंसिल, तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट आया वो क्या हो गया, -3 मीटर, यानी A और D के बीच का जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो -3 मीटर हो जाएगा। यही अगर हमें ये पता करना होता कि अगर हम इधर सपोज करो कि A to D नहीं गए हैं, A से B गए हैं और फिर B से A पे आ गए हैं, तो अगर हम A से B पे जाएंगे तो हम +3 मीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे, और फिर B से A आएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया तो -3 मीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे। तो इस केस में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है इट इज मे बी पॉजिटिव, निगेटिव, या इट में भी कर देते हैं, इट में भी पॉजिटिव, निगेटिव और 0, यानी ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। फोर्थ ये है कि डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि ये पहले ही हम बता चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लेस और इक्वल टू डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस से हमेशा लेस या उसके इक्वल हो सकता है, ठीक। कभी भी डिस्प्लेसमेंट इस डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो गया दोस्तों। अब इसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसके बाद स्पीड के बारे में। तो ये कॉन्सेप्ट हमें पता चल गया डिस्प्लेसमेंट का। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं स्पीड के बारे में कि स्पीड होता क्या है। इसके जो न्यूमेरिकल होंगे क्वेश्चंस हम उसको दूसरे वीडियो में समझेंगे दोस्तों, और बहुत खतरनाक हम डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, वेलोसिटी से रिलेटेड, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड से रिलेटेड हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया न्यूमेरिकल्स होंगे। तो अब हम स्पीड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्पीड का मतलब क्या होता है, द रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस बाई एनी ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा किसी डिस्टेंस को कवर करने का जो रेट होता है, रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम, इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्पीड, इसको हम स्पीड कहते हैं। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस
कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब ये जो हमारा स्पीड है ये किस पे डिपेंड करता है, तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। और डिस्टेंस अगर ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है तो डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए स्पीड भी क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। अब इसका अगर हमें यूनिट लिखना है, यूनिट ऑफ स्पीड, तो यूनिट ऑफ स्पीड क्या हो जाएगी, तो देखो डिस्टेंस को हमने मेजर किया था किस में, मीटर में, और टाइम को हम किस में मेजर करते हैं, सेकंड में, तो इसीलिए इसका हो जाएगा मीटर पर सेकंड। इसको हम किलोमीटर पर आवर में भी मेजर करते हैं, या अगर हम इसको सेंटीमीटर में करें तो सेंटीमीटर पर सेकंड में भी इसको हम मेजर कर सकते हैं। तो इसका जो ऐसा यूनिट होता है, यानी सबसे ज़्यादा हम जो मेजर करते हैं, सबसे ज़्यादा हम यूज करने वाली जो क्वांटिटी है, जो यूनिट है, वो होता है मीटर पर सेकंड। ये होता है इसका यूनिट। अभी स्केलर क्वांटिटी हो गई, यूनिट जो है स्पीड का ये मीटर पर सेकंड हो गया। डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा या उसके बराबर होता है, और डिस्टेंस जो है, देखो स्पीड जो है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, ठीक। और जो हमारी वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पे, ठीक। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा डिस्टेंस होता है वो बड़ा या बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट के, ठीक। तो अगर हम इसमें टाइम से डिवाइड करेंगे तो ये तो स्पीड भी और वेलोसिटी भी आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा स्पीड और ये हो जाएगा वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम कहते हैं वेलोसिटी। इससे ये पता चलता है कि स्पीड जो है हमेशा ग्रेटर और इक्वल होता है वेलोसिटी से, ठीक। तो अब यहाँ पे हमने फोर्थ, तो हमारी स्पीड जो होगा, स्पीड ऑलवेज बी पॉजिटिव फॉर, ये नीचे दिखाई नहीं देगा तो इसको मिटा देते हैं, ऊपर लिखते हैं यहाँ पे फोर्थ नंबर, चलिए इसको भी मिटा देते हैं। फोर्थ नंबर लिखते हैं हम कि स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ए मूविंग बॉडी, यानी किसी भी मूविंग बॉडी के लिए जो हमारा स्पीड होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये कभी भी मूविंग बॉडी के लिए जीरो या निगेटिव नहीं हो सकता, ये कभी भी मूविंग बॉडी के लिए जीरो या निगेटिव नहीं हो सकता। तो अब हम डिस्कस करेंगे एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या कहता है, एवरेज स्पीड कहता है कि द टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, और ये जो टाइम होगा वो टोटल टाइम टेकन होगा, यानी द टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, ठीक। यानी एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, एवरेज स्पीड का मतलब होगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। जैसे कि सपोज कीजिए दोस्तों कि यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल है, ठीक। इस सर्कल का रेडियस है हमारा 5 मीटर, तो सपोज कर लेते हैं कि 7 मीटर है, ठीक। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि पॉइंट ए से अपना स्टार्ट कर रहे हैं मोशन, और हम अप्रॉक्स 3 राउंड्स कंप्लीट कर रहे हैं, 3 राउंड्स कंप्लीट कर रहे हैं, और 1 राउंड कंप्लीट करने में हमें 7 सेकंड्स लग रहे हैं 1 राउंड कंप्लीट करने में। यानी 7 सेकंड्स, या सपोज कर लीजिए कि हमें 3 राउंड्स कंप्लीट करने के लिए 6 सेकंड लगे, 1 राउंड कंप्लीट करने के लिए 6 सेकंड लग रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं
कि इस पाथ पे मूव कर रहे हैं, ठीक, इस पाथ पे हम लोग मूव कर रहे हैं और हम कितने राउंड्स कंप्लीट कर रहे हैं, 3 राउंड्स। तो 1 राउंड में हम कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, यानी डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड, इन 1 राउंड, यानी 1 राउंड में हम कितना डिस्टेंस कवर करेंगे। तो देखिए ये हम इसके सरकमफ्रेंस पे ना कवर कर रहे हैं, तो यहाँ से 1 राउंड जब हम कवर करेंगे तो 1 राउंड हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर इस पॉइंट ए पे ही पहुँच जाएंगे, तो 1 राउंड हम कंप्लीट करेंगे। तो 1 राउंड कंप्लीट करने का मतलब ये हो गया इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक। तो सर्कल का पेरीमीटर हो गया। पेरीमीटर सर्कल का क्या होता है, 2 पाई आर, यानी 1 राउंड कंप्लीट करने के लिए हमें 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करने पड़ रहे हैं। इसीलिए 3 राउंड्स को कवर करने के लिए हमें कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 3 इंटू 2 पाई आर, इसका मतलब 6 पाई आर हमें डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 6 22/7 और ये पाई का वैल्यू और आर का वैल्यू हमारा 7, 7 से 7 कैंसिल, यानी ये हो जाएगा 132 मीटर। यानी 3 राउंड्स में हमने कंप्लीट किया कितना डिस्टेंस, 132 मीटर। तो ये देखिए हमारा एक राउंड में कुछ कंप्लीट, यानी टोटल हमने डिस्टेंस जो कवर किया वो 3 राउंड में वो 132 मीटर हो गया। तो टोटल डिस्टेंस कवर हो जाएगा हमारा 132 मीटर। अब देखिए 1 राउंड कंप्लीट करने में हमें 6 सेकेंड लग रहे हैं, 1 राउंड कंप्लीट करने में 6 सेकेंड, तो 3 राउंड कंप्लीट करने में कितना, 6 3 जा 18, तो 18 से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो यही हो जाएगा हमारा एवरेज स्पीड, यानी एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ये हमने यहाँ पे एवरेज स्पीड फाइंड कर लिया किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग अब डिस्कस करेंगे वेलोसिटी के बारे में, कि वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या होती है, ठीक। तो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होती है कि द डिस्प्लेसमेंट, यानी ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है वेलोसिटी। तो द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट per unit time is called velocity। इसको क्या कहा जाता है, वेलोसिटी कहा जाता है। इसका मतलब वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये देखो, वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, इसको हम वेक्टर क्वांटिटी लिखेंगे, ठीक। अब इसका अगर हमें यूनिट लिखना है, यूनिट, तो यूनिट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, तो इसको हम लिखेंगे मीटर पर सेकेंड, ये हो गया। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो वेलोसिटी होता है वो जो स्पीड है उससे छोटा या उसके बराबर हो सकता है। तो वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट may be less or equal to this स्पीड। और ये जो हमारी वेलोसिटी है ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है, और डिस्प्लेसमेंट जो हमारा है वो 0 या नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। तो यहाँ पे हम अगर वेलोसिटी की बात करें तो इट मे बी नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 फॉर ए मूविंग बॉडी। तो किसी भी मूविंग बॉडी के लिए ये जो है पॉजिटिव,
निगेटिव या जीरो हो सकती है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड जितने भी जो न्यूमेरिकल्स होंगे हम अब नेक्स्ट वीडियोस में जो न्यूमेरिकल्स के वीडियोस आएंगे उसमें डिस्कस करेंगे।